हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच हाजिर हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 और 17 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। 16 फरवरी को कल संडे था, कल वीडियो नहीं आ पाया था किसी कारणवश, तो कल की न्यूज और आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन सबको एक साथ कंपाइल करके आज अपने इस वीडियो में लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी आरओ की परीक्षा और यूपी पीसीएस की परीक्षा जो आगे होने वाली है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको डेली जो न्यूज़पेपर में महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, न्यूज़पेपर के आधार पर जो भी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं वो सारी खबरें टू द पॉइंट आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई इत्यादि सोर्सों से यहाँ पर महत्वपूर्ण खबरों को एकत्र किया जाता है और आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो पैकेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे ऐप पर जाएंगे तो वहां ऐप पर आपको ये वीडियो पैकेज का स्लॉट सबसे पहले दिख जाएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे वो स्लॉट दिखेगा, उस पैकेज में क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो डेली 7:30 बजे ये वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो ऐप है, ऐप पर डेली रिवीजन के लिए क्लास पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाती है। ऐप पर डेली करंट अफेयर के टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, अब डेली करंट अफेयर टेस्ट भी होना स्टार्ट हो गया। देखिए 5 क्वेश्चन तो मैं यहाँ पूछता हूँ, लेकिन इन 5 क्वेश्चनों से इतर जो आपका यूपी पीसीएस और आरओ का जो नया पैटर्न है, सेम उसी पैटर्न पर 10 टेस्ट डेली पर डे, 10 टेस्ट यहाँ, 10 क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में आपका टेस्ट होता है। ठीक है, महीने के एंड में आपको बेस्ट 200 एमसीक्यू का टेस्ट भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पर जो कुछ लोग प्रिंट कराना चाहते हैं कि सर ये पीडीएफ जो है आप जो पढ़ाते हैं उसका प्रिंटेबल हमको पीडीएफ चाहिए, तो प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ के लिए एक अलग से व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बनाई गई है। उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में जब आप ज्वाइन होंगे, ठीक है, जब आप इस पैकेज को परचेज करेंगे और ये पैकेज मात्र ऐप पर जब आप देखेंगे तो ये 25 रुपए का शो करेगा। ठीक है, 25 रुपए का शो करेगा, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है और ये 25% ऑफ होने के बाद ये 18 रुपए में आपको वहां पर मिल जाएगा। उसमें आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी मैं आपको बता देता हूं। आपको पहले तो डेली पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, सॉरी पेन चेंज कर लेता हूं, एक मिनट। डेली पीडीएफ आपको मिल जाती है, फिर उसके बाद प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। पर डे 10 एमसीक्यू का टेस्ट भी आपको मिल जाता है और महीने के एंड में आपको 200 एमसीक्यू का टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ पूरे महीने का कंपाइलेशन जो है वो भी आपको पूरे महीने का मिल जाएगा महीने के एंड में, जिसको आप 40 से 45 पेज के, मुश्किल 50 पेज का होगा, उसको आप प्रिंट करा के आसानी से पूरे महीने का करंट अफेयर आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इतनी चीजें आपको इस पैकेज में मिल जाएगी। आप हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप ऐप पर जाके इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी महत्वपूर्ण खबरें जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली खबर क्या है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। अब 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं और टू द पॉइंट बातें होंगी, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होंगी। यहाँ पर आयोजन की बात करें तो जो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन है इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो देखते हैं 16-17 फरवरी 2025 को। कब? 16-17 फरवरी 2025 को मस्कट ओमान में इसका आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? मस्कट ओमान में इसका आयोजन किया गया। कब? 16-17 फरवरी 2025 को। अब यहां पर आयोजनकर्ता के बारे में जान ले तो आयोजनकर्ता कौन है? इंडिया फाउंडेशन द्वारा ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। किसके सहयोग से? इंडिया फाउंडेशन द्वारा ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। इसका केंद्रीय विषय क्या था, थीम क्या था इसका? तो इस वर्ष सम्मेलन का विषय है समुद्री उद्यमियों की नवीन क्षितिज की यात्राएं। जो समुद्री उद्यमी हैं उनके नवीन क्षितिज की यात्राएं, मतलब जर्नीज ऑफ मैरीटाइम एंटरप्रेन्योर्स इन न्यू हॉरिजन्स। ठीक है, ये इसका थीम है और थीम याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहां पर देखें, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा जो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। और यह सम्मेलन जो हुआ था मस्कट ओमान में आयोजित किया गया था 16-17 फरवरी के बीच में। किसके सहयोग से हुआ? तो इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित हुआ। थीम क्या था? थीम आप देख लीजिए, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतने पॉइंट है जो टू द पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और यहां से बाहर इससे संबंधित अगर जो प्रश्न पूछा जाता है कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखें, एनटीपीसी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है? परीक्षा में से डायरेक्टली पूछ ले तो यहाँ हेडिंग से ही आपको पता चल जाता है कि फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? एनटीपीसी को सम्मानित किया गया। वन लाइनर क्वेश्चन के लिए हो गया। अब इससे संबंधित जो पॉइंट्स हैं आइए उन पर चर्चा कर लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा, किसके द्वारा दिया गया है ये अवार्ड? यानी कि परीक्षा आपसे ये भी पूछ सकता है कि फॉरवर्ड
फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किसके द्वारा दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया? एनटीपीसी को सम्मानित किया गया है यहां पर, ठीक है। आगे हम बात कर ले, यह पुरस्कार जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए एनटीपीसी को दिया गया। किसके लिए दिया गया है ये अवार्ड? जो दिया गया है एनटीपीसी को, किस कार्य के लिए दिया गया है? तो यहां पर देखा जाए जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार 13 फरवरी 2025 को चेन्नई में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान किया गया था, ठीक है। ये जो अवार्ड है 13 फरवरी को चेन्नई में एक समारोह आयोजित किया गया था, उसी समारोह के दौरान यह अवार्ड प्रदान किया गया। अब यहां पर देखा जाए तो इस सम्मान को किसे दिया गया? एनटीपीसी की ओर से हरे कृष्ण दास और के कार्तिकेयन, दो लोग थे, उनको ये अवार्ड प्रदान किया गया। एनटीपीसी मतलब एनटीपीसी की ओर से इन्होंने ये अवार्ड प्राप्त किया है, ठीक है। और यहां पर किसके द्वारा दिया गया ये आपने देख ही लिया। अगली खबर क्या है? भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है। अब संयुक्त सैन्य अभ्यास ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन मंथ आपसे पूछा था यूपीपीसीएस 2024 में कि किस महीने में कौन सा आयोजन किया गया। पहले क्या पूछता था कि जैसे धर्मा गार्जियन है तो पूछ लेता किस देश के बीच में जो आयोजित होने वाला ये मतलब अभ्यास है, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, अब डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि किस महीने में आयोजित किया गया, कौन सा संस्करण था, कहां पर आयोजित किया गया, ठीक है। तो कुछ चीजें जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है? धर्मा गार्जियन। याद रखना धर्मा गार्जियन किसके किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच होता है। किसके? भारत और जापान के बीच में होता है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें तो इसका 6वां संस्करण है, इस बार जो आयोजित किया गया 6वां संस्करण आयोजित होगा। और कब आयोजित होगा? तो ये 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। कब से कब तक? भारत जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन, ठीक है, का 6वां संस्करण 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 तक जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? माउंट फूजी में आयोजित किया जाएगा। ये पॉइंट याद रखना, और इतने ही पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि भारत और जापान के बीच, ठीक है, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? धर्मा गार्जियन नाम है। कौन सा संस्करण आयोजित किया गया 2025 में? 6वां संस्करण आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया? माउंट फूजी में आयोजित किया गया। कब से कब तक आयोजित किया गया? 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च के बीच में आयोजित किया गया, ठीक है। आगे बात करें, इस अभ्यास का मकसद संयुक्त राष्ट्र के आदेशों के तहत शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देते हुए दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। यानी कि दोनों देशों के बीच में जो अंतर संचालन क्षमता है उसको बढ़ावा देना इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। और यह अभ्यास होने वाला है कहां पर? माउंट फूजी में। इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, याद रखना। अगला प्रश्न देखें, दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन 18 से 19 फरवरी को उदयपुर में, ठीक है। हेडिंग से ही आपको पता चल जाता है, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? उदयपुर में आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? 18 से 19 फरवरी के मध्य आयोजित किया गया। डेट याद रखा करिए, और डेट याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब आप रेगुलर आप वीडियो देखते चल रहे हैं तो आपको ये एक बार दिमाग में क्लिक जरूर करेगा कि हमने ये किस मंथ में पढ़ा था, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं रेगुलर आप वीडियो को फॉलो करिएगा। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं एक बार देखिए तो अगले दिन रेगुलर रहिए किसी भी चीज में, ठीक है। तो यहां पर देखिए 18-19 फरवरी को उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। आगे हम बात करें इससे संबंधित जो पॉइंट है देख लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय राजस्थान उदयपुर में जल विजन 2047 आगे की राह, ये थीम है इसका, याद रखना, ठीक है। जल विजन @2047 आगे की राह पर दूसरा अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो गया कि दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है? उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। कब आयोजित किया जा रहा है? 18 से 19 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है जल विजन @2047 आगे की राह, ठीक है। आगे हम बात करें, यह सम्मेलन 18 और 19 फरवरी को होगा। यहां पर अगला पॉइंट बात कर लें, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का जो राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था ये कहां पर हुआ था? ये पहला हुआ था वो जनवरी 2023 में भोपाल में आयोजित किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद देखा जाए तो 2025 में आयोजित किया जा रहा है, और कहां पर? उदयपुर में, उदयपुर राजस्थान में। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे देखें, पैरा आर्म रेसलिंग कप में श्रीमंत झा ने
85 वर्ग किलोग्राम में सिल्वर पदक जीता। ये है श्रीमंत झा और इन्होंने जो 85 वर्ग किलोग्राम कैटेगरी है उसमें सिल्वर पदक जीता है। यहां पर देखें तो नॉर्वे में आयोजित पैरा आर्म रेसलिंग कप में छत्तीसगढ़ के पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने 85 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर पदक हासिल किया है। ठीक है, कहां के हैं ये श्रीमंत झा? छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ के कहां के? भिलाई के रहने वाले हैं। यहां पर आप देखें 13 से 15 फरवरी के बीच आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में श्रीमंत झा ने पोलैंड के मार्सिन कैफिलकी को हराकर रजत पदक जीता है। ठीक है, आगे बात कर ले। जो श्रीमंत झा है ये कहां के रहने वाले? छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं। श्रीमंत झा ने इससे पहले भी कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं और कई स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये कहां के रहने वाले हैं? भिलाई के रहने वाले हैं। और जो ये आयोजन किया गया था, ये आयोजन कहां पर किया गया था? पैरा आर्म रेसलिंग कप जो हुआ था इसका आयोजन कहां पर किया गया था? नॉर्वे में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और भारत की ओर से किसने रजत पदक जीता है? श्रीमंत झा ने रजत पदक जीता है। कैटेगरी कौन सी थी? 85 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी इनकी थी। ठीक है, और यहां पर सिल्वर पदक जीता है। किसको हराया है? तो यहां पर आप देख सकते हैं मार्सिन कैपिलकी। ठीक है, इनको हराया है और ये कहां के थे? पोलैंड के खिलाड़ी थे। अगला पॉइंट देखें, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है ये पॉइंट। ठीक है तो असम की खबर, लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट किस लिए हो सकता है ये देखते हैं। असम विधानसभा की बजट सत्र 2025। अब जो बजट सत्र 2025 है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। असम विधानसभा का बजट सत्र 17 फरवरी 2025 से शुरू हो रहा है, मतलब आज से 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। और यहां पर बात करें, यह राज्य की राजधानी दिसपुर के बाहर कोकराझार के बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के विधानसभा कक्ष में हो रहा है। कहां पर? कोकराझार में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की विधानसभा कक्ष में आयोजित किया जा रहा है जो बजट सत्र है 2025 का। और यह पहली बार है जब सत्र राज्य की राजधानी दिसपुर से बाहर हो रहा है और इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये खबर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, कि असम विधानसभा के बजट सत्र 2025 की बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? ठीक है, किस स्थान पर आयोजित की गई? 4-5 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आप ये याद रखिएगा कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, कोकराझार में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद में इसका आयोजन किया जा रहा है। और यह पहली बार है कि राज्य की राजधानी दिसपुर से बाहर जो बजट सत्र है वो आयोजित हो रहा है। इस वजह से ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हेमंत बिस्व शर्मा यहां पर आप देख सकते हैं सीएम है और अगले साल असम में चुनाव होने वाले, इस दृष्टिकोण से भी ये अंतिम बजट है। ठीक है, ये जो इनका कार्यकाल है अभी इस कार्यकाल का अंतिम बजट है, पूर्ण बजट है। आगे बात करें, परप्लेक्सिटी एआई का डीप रिसर्च टूल लॉन्च किया है। ठीक है, परप्लेक्सिटी जो है इसने डीप रिसर्च टूल लॉन्च किया है। अब इससे संबंधित जो पॉइंट है उनको देख ले तो यह टूल जो सर्च किए गए विषय पर जानकारी का संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करेगा। जो ये सर्च रिपोर्ट, जैसे आप चैट जीपीटी है कुछ सर्च करते हैं तो चैट जीपीटी उसके बारे में पूरी जानकारी देता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये संक्षिप्त रिपोर्ट टू द पॉइंट आपको रिपोर्ट दे देगा। ठीक है, कुछ भी आप पूछेंगे तो ये टू द पॉइंट रिपोर्ट तैयार करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर देगा। आगे हम बात कर ले, परप्लेक्सिटी एआई एक सर्च इंजन है जो बड़े भाषा मॉडल्स का इस्तेमाल करके यूजर्स द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है। भारतीय मूल के अरविंद श्रीनिवास इस कंपनी के सीईओ और सह संस्थापक है। कौन है इस कंपनी की जो परप्लेक्सिटी है? ठीक है, परप्लेक्सिटी एआई है, इस कंपनी के सीईओ और सह संस्थापक कौन है? इनका नाम है अरविंद श्रीनिवास। ठीक है, नाम याद रखना, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट कर देता हूं नाम एक बार। ठीक है, अरविंद श्रीनिवास, ये नाम याद रखना, भारतीय मूल के हैं। उन्होंने साल 2022 में एंडी कॉनविंस्की, नाम हाईलाइट करते जाता हूं, अभी देखते रहिए, एंडी कॉनविंस्की, डेनिस यारात्स और जॉनी हो के साथ मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, 3 लोगों के साथ मिलकर अरविंद श्रीनिवास ने परप्लेक्सिटी एआई की स्थापना की थी और इसने अब अपना डीप रिसर्च टूल लॉन्च कर दिया है जो एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करेगा जो भी आप पूछेंगे। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगली खबर क्या है, काशी तमिल संगम। अब काशी तमिल संगम से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। ठीक है, तो काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन, अब इसके तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है टू द पॉइंट बातें करते हैं। आयोजन स्थल की बात कर ले तो इसका आयोजन जो काशी तमिल संगम का तीसरा संस्करण है इसका आयोजन नमो घाट वाराणसी में किया जा रहा है। कहां पर? नमो घाट वाराणसी में इसका आयोजन किया जा रहा है। आयोजन अवधि की बात कर ले तो ये देखा जाए यहां पर तो 15 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, जो आयोजन की अवधि है वो 15 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। उद्घाटनकर्ता की बात कर ले, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान,
व एल मुरुगन के द्वारा किया गया। ठीक है, यहां पर उद्घाटन 3 लोगों के द्वारा किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान और एल मुरुगन, ये 3 लोगों के द्वारा उद्घाटन किया गया है। थीम की बात कर ले, बेसिकली विषय क्या है इस बार जो आयोजित किया जा रहा है, काशी तमिल संगम का 3य संस्करण जो आयोजित किया जा रहा है, उस संस्करण का बेसिकली किस विषय पर आधारित है, थीम क्या है। ठीक है, तो काशी तमिल संगम का 3रे संस्करण भारतीय चिकित्सा की सिद्ध प्रणाली के संस्थापक और तमिल भाषा के प्रथम व्याकरणविद ऋषि अगस्त्यार, जो अगस्त ऋषि है ना, उनको ऋषि अगस्त्यार भी कहा जाता है, तो उन्हीं के योगदान की थीम पर आधारित है। ठीक है, जो उनका योगदान है, काशी तमिल संगम का इस बार का थीम क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऋषि अगस्त्यार के योगदान के थीम पर आधारित है। और ऋषि अगस्त्यार कौन थे, यहां पर देखा जाए तमिल भाषा के प्रथम व्याकरणविद थे और जो भारतीय चिकित्सा प्रणाली है, ये सिद्ध प्रणाली जो है, सिद्धा जो है, उसके संस्थापक हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, टू द पॉइंट बातें लिखी हैं, याद रखिएगा, आपके परीक्षा में बहुत काम की बातें लिखी हुई हैं। दुनिया के सबसे लंबे समुद्री केबल परियोजना वाटर वर्थ से जुड़ेगा भारत। ठीक है, जो वाटर वर्थ परियोजना है किसकी है, मेटा की है। मेटा आप जानते हैं पेरेंट कंपनी की तरह कार्य करती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब की पेरेंट कंपनी कौन सी है, मेटा है। ठीक है, मेटा ने भारत को 50,000 से अधिक लंबी समुद्री केबल परियोजना वाटर वर्थ से जोड़ने की घोषणा की है। भारत को अमेरिका से ये जोड़ेगा। ठीक है, आगे बात करें, इस दशक के अंत तक वाटर वर्थ संचालन शुरू होने की उम्मीद है। जो वाटर वर्थ है, इसके संचालन के शुरू होने की उम्मीद है कि इस दशक के अंत तक शुरुआत हो जाएगा। यहां पर बात करें तो समुद्री केबल परियोजना वाटर वर्थ 5 महाद्वीपों तक पहुंचेगा और लंबाई में पृथ्वी की परिधि से भी अधिक होगा। ठीक है, इसकी लंबाई जो होगी, वाटर वर्थ है, इसकी पृथ्वी की परिधि से भी अधिक इसकी लंबाई होगी। आगे हम बात कर ले, इस परियोजना से आर्थिक व्यापार और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं जो वाटर वर्थ है, ये केबल परियोजना है और इससे कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ आर्थिक व्यापार भी एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये याद रखिएगा, वाटर वर्थ इसका नाम है और ये दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल परियोजना है। परीक्षाओं से डायरेक्टली पूछ ले कि दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल परियोजना कौन सी है, वाटर वर्थ उसका नाम है। भारत को अमेरिका से जोड़ा जाएगा, यहाँ पर 5 महाद्वीपों से होकर गुजरेगा और यहाँ पर देखा जाए तो इससे इंटरनेट कनेक्टिविटी और आर्थिक व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अगली खबर क्या है, महाकुंभ में जलवायु सम्मेलन। अब महाकुंभ में जो जलवायु सम्मेलन हुआ, इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं। और इस जलवायु सम्मेलन का जो विषय था, किस विषयक सम्मेलन, मतलब ये जो जलवायु सम्मेलन था, इस जलवायु सम्मेलन का विषय क्या था। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन विषयक ये जलवायु सम्मेलन था। ठीक है, आगे हम बात करें आयोजन की बात कर ले, इसका आयोजन कब किया गया, 16 फरवरी 2025 को महाकुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज के सेक्टर 25 में इसका आयोजन किया गया। कहां पर, जो महाकुंभ मेला क्षेत्र है वहां के सेक्टर 25 में जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया। विषय क्या था इसका, अब इसका विषय था कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन। कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन, ये इसका विषय था। शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो इसका शुभारंभ योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन विषयक जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ कौन शामिल हुए थे, तो डॉक्टर अरुण कुमार शामिल हुए थे, जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं जंतु उद्यान, उत्तर प्रदेश में वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर केपी मलिक भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। ये राज्य मंत्री है वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं ये। ठीक है, तो ये दोनों लोग सम्मिलित हुए थे और शुभारंभ किसके द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुभारंभ किया गया था। अब यहाँ पर देखा जाए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार द्वारा पर्यावरण सुधारों के लिए किए गए सार्थक प्रयास क्या क्या है। ठीक है, ये दैनिक जागरण की खबर है और दैनिक जागरण में जिस प्रकार से खबर दिए हुए थे, यहां पर उसी खबर को डिकोड किया गया और ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप यूपी का पेपर 6 लिख रहे हो तो इन सब चीजों को वहां पर आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का निरूपण 2021 से 2030 तक का सरकार के द्वारा सार्थक प्रयास किया गया, उसका निरूपण किया गया है। जलवायु परिवर्तन की कार्य योजना कब से कब तक की है, याद रखिएगा 2021 से 2030 तक के लिए है। आगे हम बात करें, 8 वर्षों में व्यापक जन सहभागिता से 210 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए पर्यावरण सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए सार्थक प्रयास, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन सार्थक प्रयासों में आप कितने पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, 6 पॉइंट। आप देखिए, ये समझ लीजिए एक क्वेश्चन ही है। ठीक, ये एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का ये यहां पर मेन बॉडी लिखी हुई है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये हो सकता है, प्रश्न ये हो सकता है, मुख्य परीक्षा का प्रश्न हो सकता है कि सरकार द्वारा पर्यावरण सुधार के लिए किए गए सार्थक प्रयासों का
उल्लेख करें। ठीक है, और ये यूपी स्पेशल के पेपर 6 में ये क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया। ठीक, यूपी स्पेशल के पेपर 6 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण सुधार के लिए किए गए सार्थक प्रयास है, उसका आप इंट्रो लिखिए। ठीक है, जो पर्यावरण सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, इंट्रो लिखिए। इंट्रो लिखने के बाद जो मेन बॉडी है ना, ये 6 पॉइंट वहीं पे लिख दीजिए मेन बॉडी में। ठीक है, आपका उत्तर जो है संपूर्ण उत्तर बन जाएगा। निष्कर्ष आप लिख दीजिएगा लास्ट में, लेकिन मेन बॉडी में क्या क्या पॉइंट लिखेंगे ये पॉइंट वहां पर आप लिखिएगा। पहला पॉइंट क्या, उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 2021 से 2030 तक का निरूपण उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि 8 वर्षों में व्यापक जन सहभागिता से 210 करोड़ से अधिक पौधारोपण उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। जन सहभागिता के माध्यम से 210 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया है। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार विगत 2 वर्षों में प्रदेश के वनावरण और वृक्षावरण में लगभग 56,000 हेक्टेयर से अधिक उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो व्यापक सुधार के अंतर्गत जन सहभागिता उसको दृष्टिगत करते हुए उल्लेखित करती है। ठीक है, आगे देखें, वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि की दृष्टि से देश में द्वितीय स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है। अगला पॉइंट क्या हो गया, पांचवा पॉइंट है, राष्ट्रीय वेटलैंड्स योजना के अंतर्गत वेटलैंड्स का संरक्षण एवं संवर्धन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लास्ट पॉइंट, छठवां पॉइंट क्या लिख देंगे कि राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रवाह अविरल और निर्मल बनाए जाने की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप महाकुंभ प्रयागराज में श्रद्धालुओं के स्नान और आचमन के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आपका संपूर्ण उत्तर हो जाएगा। सारे पॉइंट 6 पॉइंट आप लिख के आइएगा, ये उत्तर आपका पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे वीडियोस में आगे भी लगातार पॉइंट्स आते रहेंगे, जिसमें आपको प्रीलिम्स का फैक्ट मिलता रहेगा और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट डाटा भी मिलते रहेंगे, और बता भी दिया जाएगा कि किस प्रकार से आप अपना जो क्वेश्चन है उसका मेन बॉडी कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन से डाटा कोड कर सकते हैं। ये सारे डाटा वहां पर कोड कर सकते हैं। आगे बात करें, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, एक किताब है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ये किताब। ठीक है, और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, लेखक कौन है, अरुण शौरी। क्या नाम है, अरुण शौरी लेखक है। विषय क्या है इस किताब का, किस विषय पर आधारित ये जो किताब लिखी गई है, इसका थीम क्या है। बेसिकली थीम ये है कि यह किताब विनायक दामोदर सावरकर के जीवन विचारों और ब्रिटिश सरकार से संबंधों की ऐतिहासिक पड़ताल पर आधारित है। ठीक है, किस चीज पर आधारित है, जो ब्रिटिश सरकार से विनायक दामोदर सावरकर की जो ऐतिहासिक और सरकारों से ब्रिटिश सरकार से संबंध और ऐतिहासिक पड़तालों पर यह किताब आधारित है। ठीक है, किताब का नाम है द न्यू आइकन। ठीक है, सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये किताब है, अरुण शौरी के द्वारा किताब लिखी गई है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो विभिन्न लेखकों से संबंधित होते हैं और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अरुण शौरी की किताब द न्यू आइकन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली खबर क्या है, समाज सेवी विमला बहुगुणा का निधन। ये है समाज सेवी विमला बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आपने सुना होगा, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी की ये धर्मपत्नी है। इनके बारे में हम बात करें तो पर्यावरण बचाओ आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी समाज सेवी विमला बहुगुणा का निधन हो गया है। ठीक है, ये जो समाज सेवी थे और पर्यावरण बचाओ आंदोलन जो था उसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी की धर्मपत्नी है। सर्वोदय विचारों की विमला, ठीक है, सर्वोदय विचारों वाली विमला बहुगुणा ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। ठीक है, ये भूदान आंदोलन जो था विनोबा भावे का, उससे भी जुड़ी हुई थी विमला बहुगुणा जी। इनके बारे में अन्य तथ्य ये जान ले कि उत्तराखंड में शराबबंदी आंदोलन और चिपको आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। शराबबंदी आंदोलन जो था ये उत्तराखंड का है, साथ ही साथ चिपको आंदोलन ये भी उत्तराखंड से संबंधित था और यहाँ पर सक्रिय भूमिका निभाई थी इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पर आपके उत्तराखंड पीसीएस जो यूके पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, यूके पीसीएस का एग्जाम अगर जो देखा जाए तो अब वो भी जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक है, यहाँ पर यूपी पीसीएस में 2 पेपर ऐड किए गए, सेम उत्तराखंड पीसीएस में भी 2 पेपर उत्तराखंड स्पेशल के ऐड कर दिए गए हैं। और वहां पर जो उत्तराखंड स्पेशल का जो पेपर 5 है, मतलब उत्तराखंड स्पेशल का जो पेपर 1 और पेपर 2 है, यानी कि पेपर 5 आप उसको मान लीजिए। ठीक है, तो पेपर 5 में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो उन व्यक्तित्वों को लिखने के लिए उसमें आप याद रखिएगा विमला बहुगुणा। अगर आप उत्तराखंड पीसीएस देते हैं और वहां पर विमला बहुगुणा के बारे में पूछा जाता है
ये पॉइंट आप लिखकर आइएगा जरूर से, ठीक है। और वहां पे जो प्रश्नों का प्रारूप होता है वो यूपीपीसीएस से भिन्न है। वहां पे 50 शब्द में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 125 शब्द में पूछे जाते हैं, 200 शब्द में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर जो छोटे में पूछ लिया विमला बहुगुणा और उनके बारे में लिखना आया, ये पॉइंट आप लिख के चले आइएगा कि इन्होंने शराबबंदी आंदोलन, चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1995 में समाज सेवा के लिए उन्हें जमुनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1995 में समाज सेवा के लिए जमुनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगली बात कर ले 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन। अब 38वें राष्ट्रीय खेल इनका समापन हो चुका है और इनसे संबंधित जो पॉइंट्स है, पदक सूची है, पदक तालिका है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश जो पदक तालिका है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थान है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें जो समापन समारोह था, समापन समारोह में देखा जाए तो अमित शाह जी शामिल हुए थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी शामिल हुए थे। और समापन समारोह 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हल्द्वानी उत्तराखंड में हुआ। कहां पर समापन हुआ? हल्द्वानी उत्तराखंड में इसका समापन हुआ। और यहीं पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने अगले मेजबान मेघालय के मुख्यमंत्री को जो ध्वज है राष्ट्रीय खेलों का, वो राष्ट्रीय खेलों का ध्वज सौंप दिया, ठीक है। आगे हम बात कर ले 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ये मेघालय में किया जाएगा। आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? मेघालय में किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल कहां पर हुए थे? उत्तराखंड में हुए थे, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुए थे। आगे हम बात कर ले 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं आपके परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है? आयोजन की अवधि जान ले। तो इसकी आयोजन जो हुआ था, इसका आयोजन 38वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था वो 28 जनवरी को शुरू हुआ था और 13 फरवरी को खत्म हुआ, ठीक है। 28 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 13 फरवरी को खत्म हुआ। शुभंकर के बारे में बात कर ले तो इसके शुभंकर का नाम है मौली। ये आप देख सकते हैं, जो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है मूनाल, उससे प्रेरित है, ठीक है। उत्तराखंड के राज्य पक्षी से प्रेरित है मूनाल और इसका नाम क्या रखा गया है? मौली इसका नाम रखा गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन क्या थी? टैगलाइन याद रखना, जो टैगलाइन था क्या था? संकल्प से शिखर तक। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है 38वें राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन दे दिया कि शुभंकर राज्य पक्षी से प्रेरित था जिसका नाम मोनाल रखा गया, ठीक है। मोनाल रखा गया या मोनाल से प्रेरित था, मोली रखा गया। दूसरा क्या है? संकल्प से सिद्धि कर दे। अब यहां संकल्प से शिखर तक लिखा है ना। दूसरा जो कथन रहे उसमें पूछे कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के टैगलाइन संकल्प से सिद्धि था, ठीक है। तो वहीं पर जो संकल्प से सिद्धि है वो गलत हो जाएगा, संकल्प से शिखर तक सही हो जाएगा। और यहाँ पर मौली जो है ये आप देख ही रहे हैं मौली, तो मौली आपका ऑप्शन यानी कि कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। भागीदार की बात कर ले 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और एसएससीबी, ठीक है। एसएससीबी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, एसएससीबी का फुल फॉर्म क्या है? सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, यहां पर सम्मिलित हुए थे। आगे बात कर लें कुल खेलों की संख्या कितनी है यहां पर? तो कुल खेल जो सम्मिलित हुए 34 खेल, मलखंब और योगासन डेमो खेल के रूप में शामिल हुए थे, फिर मुख्य खेल बन गए, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो 34 खेल कुल खेले गए। आगे हम बात कर ले पदक तालिका की, शीर्ष टीमें कौन कौन सी है? शीर्ष टीम में अगर जो पदक तालिका में बात कर ले तो पदक तालिका में जो सेना है यानी कि सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है 121 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर था। 121 पदक सर्विसेज के थे। और यहां पर महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र के 201 पदक थे। देखा जाए तो महाराष्ट्र सर्विसेज से ज्यादा पदक पाया लेकिन फिर भी दूसरे स्थान पर था। क्यों? क्योंकि सर्विसेज के जो गोल्ड थे ना, गोल्ड ज्यादा थे और महाराष्ट्र की गोल्ड कम थे। इसी वजह से जो सर्विसेज है वो नंबर 1 पर रहा, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान रहा, ठीक है। यहां पर देखा जाए 121 पदक में 68 स्वर्ण पदक थे, 26 रजत पदक थे और 27 कांस्य पदक मिले थे सेना को यानी कि सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को। महाराष्ट्र की बात कर लें, दूसरे स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ। यहां पर महाराष्ट्र के कुल पदक की संख्या कितनी थी? 201 थी, जिसमें 54 गोल्ड मेडल थे, ठीक है, 71 रजत पदक और 66 पदक कांस्य पदक थे, ब्रॉन्ज मेडल थे। तीसरा स्थान किसका रहा? हरियाणा का तीसरा स्थान रहा। 153 पदक हरियाणा को मिले, जिसमें 48 पदक जो स्वर्ण पदक थे, 47 रजत थे और 58 कांस्य पदक थे। पदक तालिका में उत्तर प्रदेश के स्थान की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो था वो 13वां स्थान रहा पदक तालिका में, ठीक है। 56 पदक मिले, उस 56 में 13 स्वर्ण पदक थे, 20 रजत पदक थे और 23 कांस्य पदक थे। तो यहां पर उत्तर प्रदेश का जो स्थान है आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। उत्तर प्रदेश जो राष्ट्रीय खेल हुए 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था पदक तालिका में? 13वां स्थान था। पहले स्थान पर सर्विसेज था, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पहले स्थान पर।
महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, हरियाणा तीसरे स्थान पर, यूपी 13वें स्थान पर। ठीक है, अगली खबर देखें, आदि महोत्सव 2025। अब आदि महोत्सव 2025 से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पे देखते हैं, चर्चा करते हैं। उद्घाटन की तिथि 16 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया और आदि महोत्सव कब से कब तक चलेगा, तो ये 16 फरवरी से शुरू हो रहा है और 24 फरवरी 2025 तक चलेगा। 16 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। उद्घाटनकर्ता कौन रहे यहाँ पर, आदि महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया। ठीक है, आयोजन स्थल के बारे में बात कर ले तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया आदि महोत्सव का। संयोजक मंत्रालय की बात कर ले तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, संयोजक मंत्रालय कौन था, इसका आयोजन करने वाला मंत्रालय कौन था, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन 16 फरवरी 2025 से 24 फरवरी 2025 के बीच में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों के उद्यम, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और व्यापार को बढ़ावा देना और आदि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, जो जनजातीय समुदाय के उद्यम, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और व्यापार को बढ़ावा देना इस आदि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य था, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आदि महोत्सव से संबंधित सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अगली खबर क्या है, गुलवीर सिंह 17 साल पुराने 3000 मीटर शॉर्ट ट्रैक राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। ठीक है, 17 साल पुराना 3000 मीटर का शॉर्ट ट्रैक रिकॉर्ड तोड़ा है। अब यहां पर कहीं कहीं आपको, जैसे आप दैनिक भास्कर पढ़ेंगे, ठीक है, दैनिक भास्कर पढ़ेंगे, हिंदुस्तान पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये 16 साल लिखा हुआ है, लेकिन ये खबर आकाशवाणी से ली गई है, आकाशवाणी की खबर है। यहां पर आप फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर 17 मानिएगा, 16 साल पुराना नहीं, 17 साल पुराना। बात करें यहां पर तो भारत के गुलवीर सिंह ने बोस्टन में पुरुषों के इंडोर 3000 मीटर दौड़ में 17 वर्ष पुराना 3000 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड 7 मिनट 38.26 सेकंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड पहले था, तो उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को किसने तोड़ दिया है, गुलवीर सिंह ने तोड़ा है। और कहां पर यह तोड़ा है, बोस्टन में आयोजित किया गया था। ठीक है, बोस्टन में पुरुषों की इंडोर 3000 मीटर, जो इंडोर 3000 मीटर दौड़ थी, उसमें 17 साल पुराना रिकॉर्ड था, 3000 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड था, उसको तोड़ दिया है और इन्होंने 7 मिनट 38.26 सेकंड में ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, अब गुलवीर सिंह के बारे में जान ले तो गुलवीर सिंह के नाम अब विभिन्न श्रेणियों में 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। जो गुलवीर सिंह है, ये है गुलवीर सिंह, और इनके नाम पर देखा जाए तो 3 रिकॉर्ड है अब। ठीक है, कौन कौन से रिकॉर्ड है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड कौन कौन से हैं, आउटडोर 5000 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, आउटडोर 10,000 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, और इंडोर 3000 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड गुलवीर सिंह के नाम पर ही है। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों रिकॉर्ड आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है। और ये जो इंडोर शॉट हुआ था, ये इंडोर शॉट कहां पर हुआ था, जो दौड़ हुई थी, तो ये बोस्टन में आयोजित किया गया था। ठीक है, बोस्टन कहां पे पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। चलो अगली खबर देखें, जेनिक सिनर। अब जेनिक सिनर 3 महीने का इन पे बैन लगा दिया गया जेनिक सिनर को। जेनिक सिनर आप जानते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिनर ने ही जीता है इस बार, ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार जीता। और जीतने के बाद हुआ क्या कि 2024 में किसी मैच के दौरान वाडा ने, ठीक है, जो एंटी डोपिंग एजेंसी है, ठीक है, विश्व में एंटी डोपिंग एजेंसी है वाडा, उसके द्वारा किसी मैच के दौरान इन पर ये वाडा का जो टेस्ट होता है, डोपिंग टेस्ट, उसमें फेल कर गए थे। लेकिन फेल करने के बाद भी इनको अलाउ किया गया था, मैच इन्होंने खेला था उस टाइम पे, और उसी की जो सुनवाई हुई तो इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये टेस्ट में फेल हो गए थे, जो डोपिंग टेस्ट हुआ था डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जेनिक सिनर पर 3 महीने का बैन लगा दिया गया है। ठीक है, तो दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने 3 महीने का बैन स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, यहाँ पर होगा दिया लिख गया, लिया है। ठीक है, यह प्रतिबंध जो है कब से, तो 9 फरवरी से लागू हुआ है और 4 मई 2025 तक ये रहेगा। ठीक है, 4 मई 2025 तक 3 महीने का बैन रहेगा यहाँ पर। और देखा जाए तो 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन किसने जीता था, जेनिक सिनर ने ही जीता था। और 2025 में जो अभी हाल ही में आयोजित किया गया था जनवरी माह में, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो किसने जीता था, जेनिक सिनर ने ही जीता था। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रैंड स्लैम टाइटल की बात कर लें तो यहाँ पर 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन जेनिक सिनर के नाम था, और 2025 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो भी जेनिक सिनर के नाम था। अब इन पर 3 महीने का बैन लगा दिया गया है। आगे हम बात कर ले आज के सवाल जो अभी तक हमने पढ़ा उसी पर आधारित कुछ प्रश्न है आपके लिए, और ये प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न ऐप पर दिए गए प्रश्नों से बिल्कुल भिन्न है।
ठीक है। ऐप पे जो आप टेस्ट लगाएंगे उस टेस्ट से अलग प्रश्न है, कि आप ये मत सोचिएगा कि ये प्रश्न वहां ऐप पर रिपीट किए गए, रिपीट बिल्कुल नहीं किए गए। वहां दूसरे प्रश्न है, ये दूसरे प्रश्न है, ठीक है। इन प्रश्नों को मैं खुद पर्सनली बैठकर बनाता हूं आपके लिए। और ये प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न देखिए, जेनिक सिनर के 3 महीने के प्रतिबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है, यह प्रतिबंध 9 फरवरी से शुरू होकर 4 मई 2025 तक रहेगा। जेनिक सिनर को यह प्रतिबंध डोपिंग उल्लंघन के कारण मिला है। जो प्रतिबंध मिला है वो किस कारण से मिला है, तो ये प्रतिबंध जो है ये इनको जेनिक सिनर को डोपिंग उल्लंघन के कारण मिला है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें सही विकल्प की, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, या कोई भी कथन सही नहीं है। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया जाएगा। तो ये जो आयोजन है इसके बारे में बात करें तो कहां पर और कब आयोजित किया जाएगा, आपको बताना है 18-19 फरवरी 2025 को जयपुर में, 18-19 फरवरी 2025 को उदयपुर में, जनवरी 2023 भोपाल में, या जनवरी 2025 यहां पर होगा, ठीक है, जनवरी 2025 भोपाल में, या मार्च 2025 दिल्ली में, ठीक है। तो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 3, दूसरे अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है, थीम क्या है, बेसिकली आपको बताना है। यहां पर थीम है जल संकट और समाधान, बी कह रहा है स्वच्छ जल स्वस्थ भारत, सी कह रहा है जल विजन @2047 आगे की राह, डी कह रहा है राष्ट्रीय जल नीति 2025। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, यहाँ 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन क्या है, यह 16-17 फरवरी 2025 को मस्कट ओमान में आयोजित किया जाएगा। दूसरा है इसका आयोजन ओमान सरकार द्वारा अकेले किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न में बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है, यह 16-17 फरवरी 2025 को मस्कट ओमान में आयोजित किया जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है इसका आयोजन ओमान सरकार द्वारा अकेले किया जा रहा है। और तीसरा कथन कह रहा है कि भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कथन है, तीनों कथनों में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। सही विकल्प चुनना है आपको, केवल 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1 2 3 सभी सही है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यहां पर भी 3 कथन वाले प्रश्न है। देखिए, काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहला कथन कह रहा है इसका आयोजन 15 से 24 फरवरी 2025 तक नमो घाट वाराणसी में किया जाएगा, ठीक है। कहां पर, 15 से 24 फरवरी 2025 के बीच में नमो घाट वाराणसी में इसका आयोजन किया जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तीसरा कथन कह रहा है इसका थीम ऋषि अगस्त्यार के भारतीय चिकित्सा के सिद्ध प्रणाली और तमिल भाषा में योगदान पर आधारित है। अब सही विकल्प आपको चुनना है। सही विकल्प क्या है, केवल 1 कथन सही है, केवल मतलब 1 और 2 सही है, बी कह रहा है 1 और 3 सही है, और यहाँ पर सी कह रहा है 2 और 3 सही है, डी कह रहा है 1 2 3 सभी सही है, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न आपके लिए, इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप इन जो पीडीएफ और वेबसाइट पर आप कैसे जाएंगे वो चीज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये चीज जरूर बता दूं कि जो यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप कोशिश किया करिए कि जरूर लिखा करिए। कमेंट बॉक्स में आप जाइए, एक बार जब आप सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लेंगे तो वो सारे प्रश्न आपके दिमाग में बस जाएंगे। आपकी यहाँ से ही प्रैक्टिस हो जा रही है। जब ऐप पर आप टेस्ट दे रहे होंगे 10 क्वेश्चन की, वहां पे प्रैक्टिस हो जा रही है। तो डेली जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो करंट अफेयर का जो टेंशन है वो टेंशन खत्म होता जाएगा। वीडियो आपने देख लिया, वीडियो से रिवीजन हो गया, रिवीजन करने के बाद आपने एक बार पीपीटी स्लाइड देख ली, वहां ऐप पे जाके स्लाइड देख लिया, रिवाइज हो गया, और तुरंत टेस्ट दे लिया, तो सारा टेंशन खत्म, ठीक है। तो आइए मैं दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार से आप वेबसाइट पर जाएंगे और कैसे चीजें आपको वहां पर ऐप पर मिल जाएंगी। आप वेबसाइट पर जाने के लिए सीधे सर्च करिएगा SSGCP, SSGCP आप सर्च करेंगे यहाँ पर तो समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन का होम पेज खुल जाएगा। सबसे ऊपर जो दिखेगा उस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप किसी अन्य सेक्शन में मत जाइएगा, आप यहाँ पर क्लिक करिएगा और सीधे जब आप वीडियो लेक्चर पे जाइएगा, वीडियो लेक्चर क्लिक करिएगा। वीडियो लेक्चर पर क्लिक करने के बाद न्यू रिलीज, सबसे पहले न्यू रिलीज जो है ना, आपको करंट अफेयर फरवरी 2025 मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको पूरा मॉड्यूल दिख जाएगा, ठीक है।
मॉड्यूल दिख जाएगा। इस मॉड्यूल में आप देखिए यहाँ पर नीचे टेस्ट लगना स्टार्ट हो गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 14 फरवरी का टेस्ट लग गया है। 14 फरवरी के टेस्ट लग गए हैं। 15 फरवरी के टेस्ट अभी थोड़ी देर में लग जाएगा, और उसके बाद आज 16 और 17 फरवरी का टेस्ट भी अभी तुरंत लग जाएगा। तो यहाँ आप टेस्ट भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियोस तो आप देख ही सकते हैं, ऐप पे डायरेक्टली आप वीडियोस भी प्ले कर सकते हैं। ठीक, ऐप पर आप डायरेक्टली वीडियोस प्ले भी कर सकते हैं। यहाँ पर अनलॉक लिखा है कि अनलॉक परचेज आइटम डेमो, वीडियोस यहाँ पर प्ले हो जाएंगे डेमो वाले। और फिर उसके बाद आपको पीडीएफ भी, प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको ऐप पर प्रदान की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, बाय नाउ करेंगे, जब आप बाय नाउ करेंगे तो बाय नाउ करने के बाद, अब ये बाय नाउ जब आप करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए प्राइस आपको दिखा रहा है 25 रुपए। ठीक, बाय नाउ करेंगे, प्राइस दिखा रहा है 25 रुपए, लेकिन ये 25 रुपए आपको पे नहीं करना है। यहाँ पर जब आप ऐप पर जाएंगे तो वहां पर क्वाइन ऑलरेडी कुछ लगे होंगे, उस क्वाइन पर जब आप क्लिक करेंगे, बॉक्स एक बना होगा उस पर आप क्लिक करेंगे, तो ये आपका पैसा जो है वो घट के 18 रुपए हो जाएगा। ठीक, 18 रुपए हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप 18 रुपए पे करेंगे तो आप इनरोल हो जाएंगे इस मॉड्यूल में, इस पैकेज में आप इनरोल हो जाएंगे। और उसके बाद आपको वीडियोस मिलेगा, क्लास पीपीटी मिल जाएगी, और कम्युनिटी पे जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो कम्युनिटी पे दी जा रही है। और वो कम्युनिटी जब आप इसको ज्वाइन करेंगे ना, तो कम्युनिटी का लिंक आपको 24 घंटे के अंदर आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। और जब वहां पर आप क्लिक करके व्हाट्सएप में ज्वाइन कर जाएंगे तो वहां पर आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिलती रहेगी। और महीने के, देखिए अब तो टेस्ट लगना स्टार्ट हो गया है, और महीने के एंड में 200 क्वेश्चन का टेस्ट और लग जाएगा। तो इस तरह 18 रुपए में आपकी समग्र तैयारी हो जाएगी पूरे महीने के करंट अफेयर की। और ये ऐसे ही अनावरत महीने दर महीने हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। ठीक है, लगातार आपकी परीक्षाओं तक। और आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ही ये मॉड्यूल इस तरीके से लॉन्च किया गया है कि आपके 2 चाय के मूल्य से भी कम में आपकी पूरी करंट अफेयर की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी पैटर्न को और उसी प्रारूप को ध्यान में रख के ये सारे प्रश्न डिजाइन किए गए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।